दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित जानिए कि 5 या 6 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर वीडियो कंप्लीट आप देख लेते हैं, निश्चित जानिए कि 5 या 6 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 27 और 28 मीन्स 27 और 28 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्टों के एग्जाम के आधार पर आज का वीडियो बनाया गया है और केवल साइंस के प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आपका 27 सितंबर को पूछा गया था। क्वेश्चन शायद कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, कौन सा उत्पाद बनता है। खैर, फिलहाल इतना जानिए कि जो भी उत्पाद आपसे पूछा गया था वो गैसियस उत्पाद के बारे में आपसे पूछा गया था। तो जान जाइए प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण की मदद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन C6H12O6 का निर्माण होता है। मतलब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इनका निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ZnSO4 प्लस Fe किस प्रकार की अपक्रिया है। मतलब ZnSO4 और Fe को अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये अपक्रिया किस प्रकार की होगी। तो जान जाइए कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। चलिए हम रिएक्शन को देख लेते हैं। ZnSO4 प्लस Fe जब रिएक्शन आप कराएंगे तो बनेगा FeSO4। ये जो Fe है, Fe Zn को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा FeSO4 और जिंक निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या आंसर हो गया इसका? विस्थापन अपक्रिया। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। एटीपी का पूरा नाम बताना है आपको। एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, कभी रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 27 सितंबर को पूछा गया था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए यहाँ एक बात और जान लीजिए आप, अगर आपसे धारा का मात्रक पूछे तो क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कई बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रस अम्ल पाया जाता है। संतरे में साइट्रस अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कीन का सूत्र क्या होता है। ये प्रश्न भी आपसे 27 को ही पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है। एल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ठीक है, एल्कीन, अल्केन और अल्काइन। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, CnH2n, ठीक है। और वही बात अगर हम अल्केन की करें तो CnH2n+2 होता है, और अल्काइन की अगर बात करें तो CnH2n-2 होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बदल बदल के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, कभी अल्कीन, कभी अल्केन, कभी अल्काइन पूछा जा रहा है, तो तीनों को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? देखिए, धातुओं को प्रथम समूह और द्वितीय समूह में रखा गया है, तो क्षारीय धातुओं को कहाँ रखा गया है? प्रथम समूह में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी पूछता है कि एड्स किसके कारण होता है, कभी पूछता है एड्स किसके कारण नहीं होता है। अदल बदल के एड्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एड्स रोग किस कारण से नहीं फैलता है, आपसे पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन में जो भी आपके रहा हो टिक कर लीजिएगा आप, वो अलग बात है जो है। हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, एड्स का रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, खाने पीने या साथ बैठने से नहीं होता, खाने पीने साथ उठने बैठने से नहीं होता है, चुम्बन के कारण नहीं होता। किस करने के कारण एड्स रोग नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से, ठीक है, रोगी का कपड़ा इस्तेमाल करने से, इन सब चीजों से एड्स रोग हमको नहीं होता है। एड्स रोग कब होता है? मात्र एक कारण है, ब्लड। किसी भी तरीके से ब्लड अगर आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो एड्स आपको हो जाएगा, वायरस आपके शरीर में चला जाएगा। एड्स होने का मात्र एक ही कारण है, क्या? ब्लड। ब्लड अगर आपके शरीर में, रोगी का ब्लड अगर आपके शरीर में किसी भी माध्यम से, चाहे ब्लड के माध्यम से, ठीक है, चाहे चोट के माध्यम से, चाहे जैसे भी आपके शरीर में अगर जाएगा तो एड्स होगा, निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा एग्जाम में उस पे आप टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजन का शोधन कौन सा अंग करता है? यूरिया का शोधन, नाइट्रोजन का शोधन कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। ठीक है, डायलिसिस का काम कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, मतलब जो जली उत्सर्जन होता है, जली जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उसको शरीर से निकालने का काम करता है? किडनी काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लघु परिपथ में धारा का मान कम होता है कि या ज्यादा? परिपथ जो है अगर छोटा है, बहुत बड़ा परिपथ नहीं, छोटा परिपथ अगर है तो उस परिपथ में धारा का मान कैसा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? निश्चित तौर पे धारा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि खपत कम होगी, धारा का मान ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो उनके नियम का नाम है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड बहुत पॉपुलर नाम है, 10% रूल। ठीक है, 10% रूल, इसको 10% लिंडमैन का जो रूल है, लिंडमैन का जो नियम है, उसको 10% हम लाभ ही कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में अगले शिफ्ट में घुमा कर पूछा जा सकता है 10% का नियम किसने दिया, 10% का नियम क्या है। ठीक है, तो जान लीजिए यह नियम 1942 में लिंडमैन ने दिया था। नियमानुसार एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर पर खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान केवल 10% भाग का ही हस्तांतरण होता है। शेष 90% भाग श्वसन, अपघटन और ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, लिंडमैन के अनुसार जो है खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान, मतलब जो हम भोजन करते हैं, कोई भी हो, जो है कोई भी स्तर हो, ठीक है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कोई पोषक स्तर हो, तो केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, और 90% जो होता है वो श्वसन में, अपघटन में और ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर के ऊपर जो है बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जान लीजिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर जो है विद्युत मोटर कार्य करती है। ठीक है, अब जरा हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम थोड़ा सा जान लीजिए। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आराम से, जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, तर्जनी, ठीक है, और मध्यमा, ये रहा मध्यमा, को इस प्रकार समायोजित करें
कि वह अपने एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हो? लंबवत हों। तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, मध्यमा जो उंगली है ये वाली जो है क्या, ये क्या करती है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को, तथा तर्जनी क्या करती है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और अंगूठा क्या करता है? ये चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, यही आपका क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको याद कर डालिए। बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या व्यक्त करता है, तर्जनी क्या व्यक्त करता है, मध्यमा उंगली क्या व्यक्त करती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप दाएं हाथ का नियम भी देख लीजिए। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? ठीक है, तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समांतर रहे, और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगा। ठीक है, ये आपका क्या था? राइट हैंड रूल था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम जूम करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है? अंगूठा है। ठीक है, तो ये मोशन व्यक्त कर रहा है। ये आपका तर्जनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड को व्यक्त करेगा। और ये मध्यमा जो उंगली है क्या व्यक्त करती है? धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। उष्मा और धारा में क्या संबंध होता है? तो जान जाइए, उष्मा और धारा में समानुपात का संबंध होता है। मतलब H और I, H और I में क्या संबंध होता है? तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। H इक्वल टू I स्क्वायर RT। मतलब H और I में कैसा संबंध होता है? समानुपात का संबंध होता है। लेकिन धारा का क्या? वर्ग। मतलब उष्मा या हीट धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। हीट जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। कितने? 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जंग लगने पर लोहा किस रंग का हो जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण लाइफ से हमारे क्वेश्चन रोज हम लोग देखते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती करके चले जाते हैं। हा? जंग लगने पर लोहा किस रंग का हो जाता है? लाल या भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यक्स और वाई गुणसूत्र में मूल अंतर क्या होता है? ठीक है, चलिए आगे हम आपको डिटेल में बताते हैं। अभी जो है फिलहाल जान लीजिए, वाई जो गुणसूत्र है ना, ये बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। मतलब बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, ये कौन बताता है? ये वाई गुणसूत्र बताता है। किस आधार बताता है? चलिए उसके बारे में आपको हम डिटेल बता देते हैं। देखिए पहले यक्स गुणसूत्र के बारे में जान लीजिए। तो यक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है। मतलब यक्स क्रोमोसोम मादा में क्या होता है? डबल होता है, यक्स यक्स होता है। वाई गुणसूत्र की अगर बात करें तो वाई क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है जो आमतौर पर केवल पुरुष कोशिकाओं में मौजूद होता है। वाई क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल पुरुषों में पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। देखिए मनुष्यों में स्त्री में यक्स यक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का यक्स गुणसूत्र पुरुष के यक्स गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, मादा का यक्स और पुरुष का भी यक्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लड़की का जन्म होता है। और जब मादा का यक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़का या लड़की के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है, न कि औरत। ठीक है, तो मैंने जितनी बातें यहाँ बताई हैं सारी बातों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार पूछा गया है, निम्न में से कौन विद्युत सुचालक है? ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा आप टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा। इसमें सोना जो है सबसे ज्यादा विद्युत सुचालक होता है। सोना के बाद चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जस्ता, फिर लोहे का नंबर आता है। तो ये सारे के सारे क्या है? विद्युत सुचालक हैं। ठीक है। और आपका जो पानी होता है ना, जो गंदा पानी होता है, डिस्टिल वाटर नहीं, गंदा पानी, वो भी विद्युत का सुचालक है। बहुत बढ़िया सुचालक है गंदा पानी। ठीक है, मतलब जिसमें मिनरल मिला हो, ठीक है, जिसमें जो है खनिज लवण मिले होंगे, वो सुचालक होता है, डिस्टिल वाटर नहीं। ठीक है, तो ये चीजें सुचालक होती है। ऑप्शन में जो रहेगा आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने पीएच मान पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है? दंत क्षय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे दांतों का क्षरण कब शुरू हो जाता है। तो 5.5 हमारे दांतों का पीएच जब 5.5 हो जाता है, ठीक है, हमारे मुंह का पीएच 5.5 जब हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक दिन में कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो जान जाइए 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। ठीक है, अब ऑप्शन में जो भी रहेगा टिक करिएगा। 1.2 देगा तो भी सही है, 1.3 देगा तो भी सही है, 1 लीटर देगा तो भी सही है। ठीक है, 1000 ml देगा तो भी सही है, 1500 ml देगा तो भी सही है। मतलब जैसा ऑप्शन रहेगा ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो जान लीजिए कि 1 लीटर से 1.5 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन हम लोग डेली करते हैं। ठीक है, बल्ब में तार किस धातु का लगा होता है? बल्ब में, हीटर में। ठीक है, तो बल्ब में जान लीजिए तार किसका होता है? टंगस्टन का होता है। हीटर की अगर बात करें तो नाइक्रोम का तार लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित जानिए कि 5-6 क्वेश्चन तो कन्फर्म पक्का जान लीजिए आपके श्योर हो जाएंगे साइंस से। ठीक है, और जो लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि मैं तो सब जानता हूं, चलो क्या करूंगा देख करके जो है, ठीक है, पढ़ाने वाला तो बेवकूफ है जो है, हाँ, तो वो फिर टाइम फिर उनकी कहानी हो जाती है, स्कोर नहीं कर पाते ऐसे लड़के जो है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अगर देखना है, आपने जब क्लिक किया है तो देखिए उसको पूरा जो है। कितना समय जाएगा? ज्यादा समय नहीं जाने वाला है। गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे गर्भ निरोधक के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो माना जाता है वो है गोली, गर्भ निरोधक गोली सबसे आसान तरीका माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? बेंजीन में कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? बेंजीन C6 से H6। तो जान जाइए इसमें 12 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। अगर पाई बंध की बात करें तो 3 पाई बंध पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन बी। ठीक है, अगर B1 भी ऑप्शन में अगर देगा तो आप टिक कर देंगे। बी न देकर अगर B1 दे देता है तो भी आप टिक कर देंगे। ठीक है, विटामिन बी या B1। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिजली के झालर में बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं? ठीक है, बिजली के झालर में, दिवाली पे झालर लगाते हैं आपने जो है, तो उसमें जो बल्ब लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं आपको जो है कि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिस बल्ब की जितनी क्षमता होगी उस अनुसार वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, लेकिन धारा का मान नियत होता है। ठीक है, लेकिन समांतर क्रम की अगर बात करें तो वोल्टेज, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज क्या होता है? बराबर मिलता है, धारा का मान कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना ज्यादा वाट होगा उतना उसको धारा मिलेगी जो है, लेकिन वोल्टेज सबको समान मिलता है। यही कारण है कि घरों में बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, टीवी हो, सब समान रूप से कार्य करते हैं। लेकिन झालर में आप 100 वाट का बल्ब लगा दो, चाहे 10 वाट का बल्ब लगा दो, दोनों समान रोशनी ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वोल्टेज क्या होता है? क्षमता के अनुसार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जितनी बातें मैंने बताई हैं, सारी बातें आपसे पिछले शिफ्टों में पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र बताइए। तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। अगर आपसे लेंस का पूछ ले तो केवल माइनस लगा दीजिएगा बस। 1/f = 1/v - 1/u। अगर आपसे पूछ ले v क्या है तो ये प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? जान जाइए, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। अगर कम की बात करें तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर रस का रंग कैसा होता है? जठर जो हमारे पेट में पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए रक्त का थक्का किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? ठीक है, हमारा जो ब्लड क्लोट कर जाता है, जम जाता है, वो किसके कारण से होता है? अगर प्लेटलेट्स ऑप्शन दिया होगा तो प्लेटलेट्स पर टिक कर देना, नहीं तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है फाइब्रिनोजोन। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इस पे आप टिक करना, प्लेटलेट्स पर नहीं टिक करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, एक प्रोटीन, इसी प्रोटीन की वजह से जो है क्या होता है, हमारा ब्लड जम जाता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। ठीक है, हमारे घाव के ऊपर जिससे ब्लड का रुकना बहना बंद हो जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।